नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून में रहेंगे। इसको लेकर पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद से 3:55 पर पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। वहीं 4 से 5 बजे के बीच वो यूनिवर्सिटी में रहेंगे, जबकि 5:20 पर राजभवन पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। आपको बता दें कि 1 सितंबर को सुबह 9:55 पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज पहुंचेंगे और करीब 1 घंटा वहां रुक करके 11:40 पर ऋषिकेश हेलीपैड पहुंचेंगे। जहां आपको बता दें कि 11:55 पर एम्स ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके बाद दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच वो मेडिकल छात्र और स्टाफ से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी में नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता जगह जगह कार्यशालाओं का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी में लोगों को जोड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार काफी सकारात्मक पहल करते हुए प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है और जनता का झुकाव और भरोसा बीजेपी की तरफ है और यही वजह है कि बीजेपी में जुड़ने के लिए भारी तादाद में लोग तैयार हैं। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, तो वहीं 2 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री को पार्टी की सदस्यता दिलाकर इसका शुभारंभ करेंगे। नंबर 1 राजनीतिक पार्टी है। आज देश के अंदर 18 करोड़ से अधिक से भारतीय जनता पार्टी की है और हर 3 साल के बाद नया सदस्यता अभियान शुरू होता है। आज इसकी एक कार्यशाला सीधे सुमन मंडल और धर्म मंडल की मेरे विधानसभा क्षेत्र में यहां पर आयोजित की गई है। 1 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी प्रधानमंत्री जी को सदस्य बनाएंगे और 2 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्य बनाएंगे। और उधमसिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में करीब 4 करोड़ की लागत से कम्युनिटी हॉल का निर्माण करने की कवायद शुरू हो गई है। चीनी मिल प्रशासन द्वारा एनओसी जारी किए जाने के बाद कम्युनिटी हॉल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं विधायक तिलकराज बेहड़ ने तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया और जल्द ही सर्वे का काम शुरू होने की बात भी कही। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किच्छा क्षेत्र के विकास के लिए की गई घोषणाओं में कम्युनिटी हॉल का निर्माण की भी घोषणा की गई। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने किच्छा विधानसभा के खुरपिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्मार्ट सिटी बनाए जाने को मंजूरी दिए जाने पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। इस दौरान विधायक बेहड़ ने कहा कि करीब 1 साल में निर्माण कार्य पूरे होने के बाद किच्छा नगर खूबसूरती के नाम से जाना जाएगा। जीआईसी का एक ऑडिटोरियम, उसके अंदर हॉल बड़ा, कुछ नए कक्ष, कुछ पुराने बिल्डिंग की मरम्मत, लगभग 50 लाख रुपए के आसपास पुराने कमरों की मरम्मत है और 4 करोड़ के आसपास जो है नया भवन बनेगा, उसकी बिल्डिंग बनेगी, कक्ष बनेंगे। उसका एस्टीमेट भी बनकर तैयार हो गया है, चला गया है शिक्षा विभाग को, मुख्य शिक्षा अधिकारी को। इसमें सीडीओ साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है, कमेटी बैठती है जो इसको पास करती है, इसका कार्यवृत्त तय होता है। तो सीडीओ साहब ने भी इसको करके भेज दिया है
ये शासन में पहुंच चुका है। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के कई क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास पुश्ता ठहरने और क्षतिग्रस्त लंढौर बाजार को जाने वाले मुख्य मार्ग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पुश्ता गिरने से हुई क्षति की पूर्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को मुआवजा उपलब्ध कराने को भी कहा। क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और जो मैंने इसकी हिस्ट्री दी है इसका, क्योंकि 65 फीट नीचे से ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारी से उन्होंने टेक्निकल दिक्कत बताई। और अब खबर खट्टीमा से है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां प्रोजेक्ट मैनेजर सक्षम चुग ने बताया कि पिछले 1 साल से 8 एकड़ की भूमि पर विद्यालय निर्माणाधीन है, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए 24 कक्ष, 3 लैब, 1 लाइब्रेरी, 2 अतिरिक्त लैब, 1 कैंटीन, लगभग 3 एकड़ में खेल ग्राउंड और 2 मंजिला केंद्रीय विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के आने जाने के लिए रैंप का निर्माण किया जा रहा है। वहीं छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 25 करोड़ की लागत से बन रहे केंद्रीय विद्यालय का 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। आगामी सत्र 2024-25 में विद्यालय प्रारंभ हो जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जोशी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय का निर्माण खटीमा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। विद्यालय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और लगातार इसमें पिछले 23 से ये फरवरी 23 से स्टार्ट हुआ था बनना और जो लगभग 90% इसमें कार्य पूरा हो चुका है। ये 25 करोड़ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का है, आज हम इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार निरीक्षण करने आए हैं और इसमें जो जितने काम हो चुका। खटीमा तहसील सभागार में भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस बैठक में वरिष्ठ आंदोलनकारियों, गणमान्य नागरिकों और सभी दलों की सहमति से गठित आयोजन समिति की देखरेख में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के कार्यकारी सचिव अमित कुमार पांडे के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचकर एक दीपक शहीदों के नाम कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। सभा का आयोजन होता है। इस बार सभी गणमान्य नागरिकों की सहमति से एक आयोजन समिति का गठन कर लिया गया है, जिसमें सभी दलों के लोग भी हैं और वरिष्ठ आंदोलनकारी भी हैं। अब इस वर्ष से आगामी होने वाले, जब तक ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता रहेगा, तब तक आज जो अधिकृत ये आयोजन समिति है वही इसका संचालन और संवर्धन करेगी और सभी चीजों को उत्तरदायी आयोजन समिति होगी। तो आज हमने प्रस्ताव पारित करके शासन को भेज दिया है, तो आज से ही आयोजन समिति अस्तित्व में आ गई है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे सभी गोपाल सिंह राणा जी विधायक जी का सबका धन्यवाद कि उनकी प्रेरणा से आयोजन समिति आज गठन में आई। अल्मोड़ा चितई पंत गांव की लता कांडपाल ने अपने मेहनत से एक बंजर भूमि को फिर से हरा भरा कर दिया। उनके इस कार्य से न केवल सराहना प्राप्त उन्होंने की, बल्कि अन्य लोगों के लिए एक मिसाल बनकर वो सामने आई। लता कांडपाल अल्मोड़ा जिले के हवलबाग ब्लॉक के चितई पंत गांव की रहने वाली है और अपने क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी ने लता को काफी चिंतित कर दिया था। साल 2000 में लता ने मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू किया और पहले ही प्रयास में लगभग 25,000 का मुनाफा भी अर्जित किया।
फिर अन्य महिलाओं को भी मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया। इसके बाद से कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर से लाभ लेकर अपने पुरखों की जमीन की तरफ रुख किया और सालों से बंजर पड़ी इस जमीन को फिर से उपजाऊ बनाकर हजारों रुपये कमा रही हैं। और यहाँ मेरी खेती है। मैंने उद्यान विभाग से पॉली हाउस भी यहाँ पर लगाया हुआ है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है और फोकस किया है मिलेट्स पर, स्वास्थ्य के लिए भी। और मेरा भी मन था कि पहाड़ में पलायन होने के कारण मैं भी अपने खेतों में कुछ काम करूँगी तो लोगों को इससे कुछ मोटिवेशन लोगों का होगा। तो इसी वजह से मैं अपने खेतों में आई। इससे पहले मैं शिक्षण कार्य करती थी। टीचिंग लाइन में 15 साल से मैंने काम किया हुआ है। लेकिन मेरा मन था कि मैं अपने बंजर खेतों को उपजाऊ बनाऊं और मैंने बनाया भी और मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट मिला, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है। और मानसून की बारिश के बाद डेंगू के मामले बढ़ सकते हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। राजधानी देहरादून में नगर निगम ने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर डेंगू रोकथाम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर के स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने बताया कि अभी तक प्रदेश भर में डेंगू के 12 मामले देखने को मिले हैं, जिसमें 10 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले कई सालों के मुताबिक इस बार अभी तक डेंगू के मामले काफी कम आए हैं। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जन जागरूकता जो अभियान चलाया गया है, इसका असर इस बार देखने को मिला है। हालांकि बारिश के बाद और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसमें विभाग पहले से ही अलर्ट है और आमजन को जागरूकता बनाए रखने की आवश्यकता है। देखिए, पूरे स्टेट में अभी डेंगू के मात्र 12 मामले हैं और उसमें भी 10 पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं और एक पेशेंट हॉस्पिटल में है और एक होम आइसोलेशन होम में है, घर पे है। और इस बार जो मैं समझता हूँ जो केसेस कम रहने का जो कारण था, पब्लिक अवेयरनेस भी इस बार काफ़ी हुआ है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, वो काफ़ी अच्छा रहा है। और इसी वजह से जो सोर्स रिडक्शन की जो स्ट्रैटेजी है, जो हर जिले में चलाई जा रही है। और बीजेपी 2 सितंबर से अपना नया सदस्यता अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के विशाल संगठनात्मक अभ्यास की अगुवाई करेंगे और पार्टी ने संगठन पर्व के रूप में वर्णित ये विशाल अभ्यास अगले 2 महीनों तक चलेगा और 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। कोटद्वार बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान को लेकर के हम लोगों के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और 15 अक्टूबर तक लगभग हमारा ये सदस्यता अभियान चलेगा, जिसमें कि हम लोग प्राथमिक सदस्य बनाते हैं। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो फिर सक्रिय सदस्यता के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं का फिर आगे बूथ से लेकर के और जो चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आजकल 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे और देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी को पहला भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएंगे। और पौड़ी में एक शराबी पुलिसकर्मी को पौड़ी के एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि शराबी पुलिसकर्मी दीपक राठी नशे में धुत होकर अपनी कार चला रहा था और कार चलाते वक्त उसने दुपहिए वाहन को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी तो क्षतिग्रस्त हुई ही, साथ ही शराबी पुलिसकर्मी की कार भी क्षतिग्रस्त होकर पैदल मार्ग में फंस गई। जब बाइक मालिक ने अपने वाहन को पहुंचे नुकसान की भरपाई करने की मांग की तो शराबी पुलिसकर्मी उल्टा पीड़ित से ही उलझ पड़ा, जिसके बाद शिकायत मिलने पर पौड़ी के एसएसपी ने शराबी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करके जांच बैठा दी।
देखिए, कल हमारे पास रात्रि में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक कर्मचारी जो कि लगभग 1.5 माह से ड्यूटी से एब्सेंट चल रहा था। इसको नशे की हालत में इसने एक 4 गाड़ियां जो बाइक थी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। इस शिकायत के आधार पर हम लोगों ने मौके पर ही इस व्यक्ति के वाहन को सीज किया और सीज करने के उपरांत 185 एमवी एक्ट की धारा में वाहन को सीज किया और इस व्यक्ति को भी डिटेन किया, साथ ही साथ मेडिकल परीक्षण करवाया गया है और उस आधार पे और अल्मोड़ा जिले में सल्ट विकासखंड के तल्ला सल्ट क्षेत्र के ग्राम पंचायत तड़म, बोरडा, सनड़ा, सिलमगोरी, घजीरा, काटकी नाव क्षेत्रों में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों में तेंदुए ने कई मवेशियों पर हमला कर चुका है। उधर वन विभाग ने तड़म गांव में पिंजरा लगा दिया और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप लगाए हैं, जिससे कि तेंदुए की गतिविधि की जानकारी मिल सके। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक दिन दहाड़े तेंदुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगातार तेंदुए द्वारा जंगली के पलों के पालतू जानवरों पर हमला किया जा रहा था। लोगों की भी शिकायत थी, बच्चों के स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही थी। इसको देखते हुए टीम गठित कर दी गई थी, कैमरा टैप लगा दिए गए थे और निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान जो चिन्ह प्राप्त हुए उसके आधार पर एक प्रपोजल बना के कैमरे की पिंजरे की परमिशन दी गई और उच्च अधिकारी द्वारा जो पिंजरे की परमिशन मिली उसके बाद क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया गया है और देखते प्रयास किया जा रहा है कि तेंदुए को रेस्क्यू किया जाए। इसके लिए टीम लगातार वहां सक्रिय रूप से गश्त कर रही है। और हल्द्वानी के चौराहों पर लगाई गई 1 करोड़ की ट्रैफिक लाइटें अब हटाई जा रही हैं। इन लाइटों का कभी सही से उपयोग ही नहीं हो पाया। अब मुखानी से लेकर के कमलुआ गांजा के बीच में आने वाली ट्रैफिक लाइट जानलेवा बन गई है। दरअसल इन लाइटों के पोल टेढ़े हो चुके हैं। इन पर लगी लाइटें पोलों पर झूल रही हैं और कभी भी तेज हवाओं के झोंकों के चलते किसी भी वाहन को अपनी चपेट में ले सकती हैं। हादसा हो सकता है। सरकार के पैसों का सब मिसयूज हो रहा है और प्रशासन जागा हुआ नहीं है, खाली अतिक्रमण में लगा पड़ा हुआ है। प्रशासन का इसमें खर्च हुआ है और ये कभी भी किसी के ऊपर एक हादसा हो सकता है बहुत बड़ा, और जिसमें जहां ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है जो कि इसको सही करने के लिए कोई भी विभाग इसको देखने नहीं आता है और मैं 10 बार इस चीज की रिपोर्ट कर चुका हूँ। ये देख नहीं रहा, मैं तो खुद यहाँ से घबरा के जाता हूँ। ये कभी भी किसी के सर पे गिर जाए, किसी की गाड़ी पे गिर जाए, नुकसान किसका है? पब्लिक का नुकसान है और क्या है। ये सरकार देखती तो है नहीं ये चीजें तो रोड है कितनी गंदी है, इनमें सफाई करानी चाहिए। रोड है बना तो रहे हैं लेकिन सफाई कहाँ है? सफाई तो होनी चाहिए। लोगों को बिगाड़ रहे हैं, लोगों को खाली बेकार हो रहे हैं। एक्सीडेंट किसकी वजह से हो रहे हैं? इनकी वजह से तो हो रहे हैं। लोग डर डर के गाड़ियाँ चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। और लाइटें देखो, आपकी याद देखो पूरी टूटी पड़ी है, कभी भी गिर जाएगी। तो कहना है कि इस छोटे से चौराहे में स्ट्रीट लाइट की पहले जरूरत ही नहीं थी। इतना ज्यादा जो खर्चा करके स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, जाम में स्थिति हुई, उसके बाद इनको हटानी पड़ी। उसके बाद इनको पूरा हटाना चाहिए था, इसकी मरम्मत करनी चाहिए थी। आज स्थिति ये हो रही है कि ये किसी के ऊपर भी गिर सकती है, जान माल का इसका खतरा है। नगर निगम इसकी देखभाल करे। वैसे पैसा भी मिसयूज हुआ है। इतने चौड़ी रोडें है नहीं यहाँ पर जो ये स्ट्रीट लाइट लगाने जाए। इसकी व्यवस्था या तो सुचारू रूप से करी जाए या इसको भी हटा दिया जाए। ये पोल होल जो है किसी कभी भी दुर्घटना का वो हो रहे हैं, कई बार जाम की स्थिति हो जाती है। और पौड़ी के ठेकेदारों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर उत्तराखंड के ठेकेदारों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 10 करोड़ तक के निर्माण कार्यों में वरीयता उत्तराखंड के स्थायी और मूल निवासियों को ही दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ठेकेदारों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो 1 सितंबर से तालाबंदी कर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान ठेकेदार संघ के पूर्व अध्यक्ष कुशाल सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों ने उत्तराखंड के निवासी ठेकेदारों के हक पर डाका डालने का काम किया है। हम अभी उत्तराखंड चीफ से मिले थे 15 तारीख को जुलाई में। उनसे सारी बातें हो गई थी और मेरे ख्याल से नए चीफ साहब हैं जिनकी बात हम समझ रहे हैं कि कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सुचारू रूप से काम चल रहे हैं। तो हम इन चीफ साहब से ये कहना चाहते हैं कि 1 तारीख से सारी मशीनें भी बंद हो जाएंगी और छोटे ठेकेदार तो 1 महीने से निविदाएं नहीं खरीद रहे हैं कहीं भी।
पूरे उत्तराखंड में ये हमारा आंदोलन चल रहा है और इसको हम आगे अगर सरकार नहीं मानती है तो इसको उग्र आंदोलन हम मतलब इसको करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये जबरदस्ती ये उलझा रखे छोटे ठेकेदारों को। उत्तराखंड में छोटे ठेकेदार के लिए हर दिन हर घंटे नए कानून बनाए जा रहे हैं। ये मेरे स्तर से नहीं, ये उच्च स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर से, हमारे सचिव महोदय के स्तर से, हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर के स्तर, सभी स्तर से ये निर्देश है कि जितने भी हमने अपने जितनी जीपीएस माउंटेड हमारी सारी जेसीबीज है, हमारी हर जनपद में वेबसाइट पे, हमारे हर जनपद की वेबसाइट पे सबके एक्सएन, एई, जेई सबके और इवन ऑपरेटर तक के मोबाइल नंबर पड़े हुए हैं। सबको सख्त हिदायत है कि कोई भी आदमी अपना मोबाइल ऑन रखेगा और ऐसी जगह पे जहां पर कोई एक नेटवर्क नहीं आता है, दूसरा नेटवर्क है, तो दो मोबाइल के लिए भी निर्देशित किया गया है। और जहां तक मेरी जानकारी है सब लोग बड़ा इसमें अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं। आप देखते भी होंगे कि जहां पर अगर हमारी सड़क बंद होती है तो तत्काल वहां पर विदिन। हमारा अभी ये एक अल्टीमेटम है कि सरकार के लिए कि हमारे जो भी हमारे जो मुद्दे हैं वो होते हैं, नहीं तो 1 तारीख से सारी जेसीबी बंद हो जाएगी ऑफिस में, ऑफिस ताला बंद हो जाएगी। ये तो 1 तारीख उनके संज्ञान में आ जाएगा कि जब मशीन उनकी बंद हो जाएगी, हम लोगों की मशीनें बंद हो जाएगी। वो बड़ी फर्म तो आ नहीं रही है मशीन चलाने के लिए, आपदा में हम ही लोग चला रहे हैं मशीनें, तो वो तो 1 तारीख को अब ये तो हम लोगों को छोटे ठेकेदारों को दबाया जा रहा है इसमें बस। और मंडल मुख्यालय पौड़ी से सटे राजस्व क्षेत्र को नए परिसीमन के तहत विकासखंड पौड़ी से हटकर विकासखंड कोर्ट में सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। इस मामले को लेकर के इडवॉल्यूम विकास समिति के बैनर तले आक्रोशित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी आकर डीएम से मुलाकात की और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कहा कि ये परिसीमन जोर जबरदस्ती से थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इडवालियों के ग्रामीणों ने इस प्रस्ताव का पहले भी घोर विरोध किया था, लेकिन इसके बाद दोबारा ये प्रस्ताव लाया जाना चिंताजनक है। में एसडीएम और बीडीओ ऑफिस से रिपोर्ट मांगी गई और उनकी रिपोर्ट आने पे जो बेसिकली किसी भी परिवर्तन को परिसीमन में जो चेंजेस होते हैं उसको करने के समय में एक रिपोर्ट मांगी जाती है जो कंक्लूसिव रिपोर्ट होती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और उस जगह की ज्योग्राफिकल लोकेशंस और दूसरी चीजों को फैक्टर इन किया जाता है। तो उस कंक्लूसिव रिपोर्ट के आने के बाद में कोई डिसीजन लिया जाता है। में जो एसडीएम से आख्या मांगी गई है वो ओवरऑल जो फीडबैक लेंगे पूरे के पूरे एरिया से, उसके बाद में जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन होना होगा नियमानुसार वो समस्त जनप्रतिनिधि और क्षेत्र की पूरी जनता जो है वो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने आई थी और वो इस विषय पर था कि इडवालसियों की जो 18 ग्राम पंचायतें जो हैं उडवालसी पट्टी को जबरन कोर्ट ब्लॉक में शामिल किया जा रहा है। जबकि ये किसी हद तक भी जो है वो न तो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार और न ये चीज जायज है, तो वो हम सब लोगों के लिए एक उल्टी दिशा है और उसमें हम लोगों को न शामिल किया जाए। इसके लिए कल हमारे जो प्रधानगण थे वो भी डीपीआरओ से मिले और आज समस्त क्षेत्रीय जनता ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया कि वो एक इडवालसी विकास समिति का गठन करें। सारे इडवालसी पट्टी के सारे प्रधान आज जो है डीएम साहब के पास आए हैं। हमें जो पौड़ी ब्लॉक से कोट ब्लॉक में परिसीमन के द्वारा भेजा जा रहा है, इसलिए हमने आज डीएम साहब को विज्ञापन दिया। अगर इसमें भी कोई बात नहीं बनेगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। एकदम परिसीमन का जो मामला है ये अगस्त में आया था 23 तारीख को। उस समय हमने अपने डीपीआरओ साहब को एक विज्ञापन में दिया था, सब प्रधानों ने अपने अपने लेटर पैड पे दिया था। उसके बाद फिर से ये दोबारा ये फिर आ गया कि जी परिसीमन होने वाला है। अब परिसीमन जो हमने पहले दे दिया था तो फिर दोबारा क्यों आया है। अक्सर अपने राजनीतिक बयानों से दूसरे नेताओं को असहज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बार स्थायी राजधानी के बयान पर कई नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि विजय बहुगुणा और उनके साथी अगर उनकी सरकार न गिराते तो गैरसैंण अब तक राज्य की पूर्णकालिक राजधानी घोषित हो चुकी होती। इसके बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रावत को उनकी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा है कि हरीश रावत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उन्हें अब राजनीति से संन्यास लेकर वानप्रस्थ की ओर चले जाना चाहिए।
सिद्धू से बात करने में इससे पहले भी इस तरीके की आकांक्षा पाल चुके हैं। कुछ लोग जो है भाजपा में चले गए हैं ऐसी आकांक्षा पालने वाले, कुछ लोग ऐसी आकांक्षा पालने वाले ऊपर भी चले गए हैं। तो ये तो बहुत लोगों की आकांक्षा रही। रावत जी के बारे में मैंने आपसे कहा ना, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि उनकी प्रासंगिकता भी खत्म हो गई है, उम्र का असर है, उनके बारे में कुछ कहना गलत है। बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी, घर में बुजुर्ग लोग भी कई आप देखते हैं, आपके घर में बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग एक उम्र में आने के बाद बड़बड़ाने लगते हैं। अब घर में बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए, अब उनकी बातों का जवाब क्या दिया जाए। सर, उनका कहना है कि ऐसी आकांक्षा रखने वाले भाजपा में चलेगा या ऊपर चलेगा। अब बेचारे ऊपर जाने का समय तो उनका है, समय उम्र के हिसाब से जो सही रास्ता प्रभु ने दिया है, तो उस हिसाब से तो हम सबसे पहले हरीश रावत जी को जाना है, बाकी तो प्रभु ऊपर वाले की इच्छा है। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।